हेलो दोस्तों, क्या आप एक ऐसे इंसान के इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को सीखना चाहेंगे जो इन्वेस्टमेंट कंपनी द वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर थे। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी 5.3 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेज करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, बल्कि 5.3 ट्रिलियन डॉलर। इस समरी में आप सीखेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होता है और एक आम आदमी को म्यूचुअल फंड के बजाय इंडेक्स फंड में पैसा क्यों लगाना चाहिए। वैसे क्या आपको पता है कि जॉन बॉगर के इस प्रिंसिपल पर वॉरेन बफे को भी इतना भरोसा है कि उन्होंने प्रोटेस पार्टनर नाम की कंपनी से $1 मिलियन की शर्त लगा ली थी कि हिज फंड इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेज फंड इंडेक्स फंड क्या भला है, तो चिंता मत कीजिए। हम ये सब आपको इस समरी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये आपके लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट समरी हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से और पूरी सुनिएगा। चैप्टर 1, डोंट अलाउ अ विनर्स गेम टू चेंज ए लूजर्स गेम। इस बुक में हम ये जानेंगे कि इंडेक्स फंड कैसे म्यूचुअल फंड से बेहतर परफॉर्म करते हैं। पहले हम आपको इंडेक्स फंड, फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी एक कंपनी बनती है तो उसे ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका ये है कि वो कंपनी अपना कुछ हिस्सा शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। मान लीजिए कि कंपनी का 10% 1 लाख शेयर में बदल दिया जाए, तो इसका मतलब है कि अगर कोई उस 1 लाख शेयर को खरीदता है तो वो कंपनी का 10% मालिक बन जाता है। अब जाहिर सी बात है कि इन शेयर्स को बहुत सारे लोग खरीदते हैं, ये सोचकर कि किसी दिन इन शेयर्स की वैल्यू बैंक के इंटरेस्ट रेट के मुकाबले ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो शेयर को बेचकर अपनी इनकम बढ़ा सकेंगे। अब जो लोग ऐसे इंडिविजुअल कंपनी नहीं ढूंढ पाते, वो फंड मैनेजर के पास जाते हैं, यानी एक ऐसे इंसान के पास जिसे इन कंपनियों के बारे में नॉलेज है। ये लोग ऐसे कंपनी ढूंढने में माहिर होते हैं जो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सके। डॉट अप आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो इसका रिस्क कम करने के लिए फंड मैनेजर लोगों के रुपए को एक कंपनी में नहीं, बल्कि कई अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यानी हमें सिर्फ पैसा देना है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख दिया, मैंने 2 लाख दिया और भी दूसरे लोगों ने अपने हिसाब से पैसे दिए, तो फंड मैनेजर सारे पैसों को अलग अलग कंपनी में लगा देता है और उससे जितना भी फायदा या नुकसान होगा वो हम सब मिलकर झेलेंगे। इसे ही म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इंडेक्स फंड भी कुछ कुछ म्यूचुअल फंड की तरह होता है, लेकिन उसमें पैसा फंड नहीं, मैनेजर की मर्जी की कंपनी में नहीं, बल्कि पहले से बनाए गए कुछ रूल्स के बेसिस पर पैसा लगाया जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका के इंडेक्स SP 500 की बात करें, तो इस इंडेक्स फंड में पैसा हमेशा अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में उनकी मार्केट कैप के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। वैसे ही इंडिया में निफ्टी 50 नाम का इंडेक्स फंड है, यानी अगर हम इस इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो वो हमारे पैसे को इंडिया की कई टॉप 50 कंपनियों में उनके मार्केट कैप के हिसाब से लगा देंगे। हम तो ये सब समझना इतना भी मुश्किल नहीं है ना? इस बुक में जॉन ने ये बताया है कि कोई भी म्यूचुअल फंड लॉन्ग रन में किसी भी इंडेक्स फंड को मात देकर आगे नहीं निकल सकता, इसलिए हमें अपना पैसा हमेशा इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। गोड्रोक्स नाम का एक रईस भरा पूरा परिवार था। उन लोगों ने अमेरिका के मार्केट के सारे शेयर्स खरीद लिए थे। जब भी कोई कंपनी ग्रो करने के लिए अपना शेयर मार्केट में निकालती तो वो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते। इस तरह वो और अमीर होते जा रहे थे। इस परिवार का हर मेंबर अमीर हो रहा था और बहुत खुश था। लेकिन कुछ समय बाद परिवार के कुछ मेंबर्स एक्सपर्ट की सलाह पर डिसीजन लेने लगे। क्योंकि सारे शेयर्स गोल्डरोक्स परिवार में ही थे, तो एक्सपर्ट ने उनसे कहा कि वो कुछ शेयर्स अपने कजन्स को बेच दे और बदले में उनसे दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है
उसके शेयर से उनके कज़न को नहीं बल्कि उन्हें फ़ायदा होगा। उन लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन रिटर्न बढ़ने के बजाय कम होने लगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सपर्ट जो एडवाइस देते थे उसके लिए कमीशन चार्ज करते थे। थोड़ा समय समय बीतने के बाद कोट्रोक्स परिवार को लगा कि उनका ये प्लान काम नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें और भी ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, जिन्हें और भी ज़्यादा नॉलेज हो और जो बेहतर तरीके से उनके शेयर को मैनेज कर सकें। अब वो और मैनेजर्स को हायर करने लगे। अभी उन्हें इन मैनेजर्स को भी फीस देनी पड़ती थी। इसके साथ-साथ जब भी शेयर खरीदा या बेचा जाता है, तो उसके लिए उन्हें कमीशन भी देना पड़ता था। इन मैनेजर्स ने अपने कमाई को बढ़ाने के लिए ज़रूरत न होने के बावजूद भी शेयर्स खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से गोट्रोक्स परिवार को अपने इन्वेस्टमेंट पर कम रिटर्न मिलने लगा, यहाँ तक कि कई बार तो उन्हें भारी नुकसान भी हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन सारे एक्सपर्ट को और मैनेजर की सलाह एकदम बेकार थी और उन्हें पहले की तरह अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्ट करना जारी रखना चाहिए, ताकि जब जब किसी कंपनी को फ़ायदा हो तब उन्हें भी उसका फ़ायदा मिल सके। जॉन का भी यही मानना है कि अगर एक आम आदमी इधर-उधर के बजाय अपने देश के इंडेक्स फंड में पैसा लगाए, यानी अपने देश की टॉप कंपनियों में पैसा लगाए और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखे, तो उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू कभी बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है। क्या आपके मन में सवाल नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है? तो जॉन का कहना है कि ऐसा दो कारण से होता है। पहला तो है उस कंपनी की अर्निंग, यानी कंपनी असल में कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो शेयर का दाम भी बढ़ना चाहिए, और अगर अर्निंग कम होगी तो शेयर का दाम भी गिरना चाहिए। और देखा जाए तो एक शेयर के दाम पर सिर्फ इसका ही असर पड़ना चाहिए, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। शेयर के दाम पर अगल अलग अलग चीज़ों का काफ़ी असर पड़ता है। लोगों के इमोशन यानी भावनाओं का भी इस पर असर होता है। इस इमोशन को पीए रेशियो से मेज़र किया जा सकता है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो से। आइए पहले इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के बाद वो कंपनी आपको 5 रुपये कमा कर देती है। तो इस कंपनी का पीई रेशियो हुआ प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, यानी पीई रेशियो 105/20। पीई रेशियो 20 का मतलब हुआ कि लोग 1 साल में 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी में 20 रुपये लगाने को तैयार हैं। अगर इसी कंपनी का पीई 50 हो जाए तो इसका मतलब है कि लोगों को भरोसा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और 1 साल में 1 रुपये कमाने के लिए वो इसमें 50 रुपये इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। इसी तरह अगर इसका पीई कम हो जाता है, यानी लोगों को कंपनी से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो वो इसमें कम पैसा लगाना चाहेंगे। इस तरह पीई रेशियो का भी शेयर के दाम पर बहुत असर होता है। तो हमने देखा कि शेयर के दाम दो वजह से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, कंपनी की अर्निंग से और लोगों के इमोशन से। जब कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करके प्रॉफिट कमाती है तो उसका असर शेयर के दाम पर होता है, और जब लोगों की उम्मीद कंपनी के प्रति बढ़ती या कम होती है तो इसका भी असर होता है, जिसे हमने पीई रेशियो के जरिए समझा। लेकिन लॉन्ग रन में पीई से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी की असली वैल्यू उसके अर्निंग पावर से डिसाइड होती है और शेयर का फाइनल प्राइस लंबे समय में कंपनी की अर्निंग पावर को दिखाता है। चैप्टर 2, हाउ मोस्ट इन्वेस्टर टर्न अवे गेनर्स गेम टू योर लूजर्स गेम। जॉन कहते हैं कि अगर हम अपने देश के सारे इन्वेस्टर्स का रिटर्न देखें, यानी उन्होंने कितना % कमाया है, तो मिलाकर उतना ही रिटर्न होगा जितना कि मार्केट में उन्हें दिया है। लेकिन अगर इनमें से कुछ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर की मदद ली है, तो उन्हें उनकी कमीशन भी देनी पड़ेगी और बिल्कुल उतना ही उन्हें कम रिटर्न मिलेगा। उनका रिटर्न उतना ही कम हो जाएगा जितना उन्होंने कमीशन दिया है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम कमीशन देते हैं या नहीं देते तो इसका हमारे रिटर्न पर कितना असर होगा।
इमेजिन कीजिए कि एक स्टॉक मार्केट है जो कभी ज़्यादा रिटर्न देती है और कभी कम, लेकिन एवरेज में हमें 50 साल के लिए 8% रिटर्न मिल जाता है। सोचिए कि एक इंसान है जो 22 साल की उम्र से इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करता है और 65 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करता रहता है। अब आप बोलेंगे कि इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट, तो इसका जवाब ये है कि वैसे भी तो हर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ सेव करता ही है। तो इस इंसान ने बैंक के बजाय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जो उसे 8% का रिटर्न दे रही थी। अब इसके बजाय वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करे तो फंड मैनेजर उसे 2.5% लेगा, जिसके कारण हर साल उसका रिटर्न 2.55% का हो जाएगा। अब अगर ये इंसान एक ही बार में 1 लाख रुपया 50 साल के लिए 5.5% पर इन्वेस्ट कर देता तो उसे फाइनल रिटर्न 14 लाख मिलेगा। लेकिन इतना ही पैसा अगर वो बिना किसी फंड मैनेजर को फीस दिए 8% पर इन्वेस्ट करता तो उसे फाइनल रिटर्न 46 लाख मिलता, यानी पहले केस से 300% ज़्यादा। चैप्टर 3, टैक्सेस और कॉस्ट टू। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि जितना ज़्यादा मोशन होगा रिटर्न उतना ही कम होगा, यानी हम जितनी बार फंड में से पैसा निकालते हैं हमें उतनी बार गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उसे हमारी इनकम ही माना जाता है। ये एक काफ़ी बड़ा खर्चा होता है। ऐसे फंड्स जिन्हें एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है उसमें शेयर बार बार खरीदे और बेचे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब फंड मैनेजर को लगता है कि कोई दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो वो पुरानी कंपनी के शेयर बेचकर आपका पैसा नई कंपनी में लगा देता है। लेकिन अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय तक उस इन्वेस्टमेंट को वैसे ही बरकरार रखते हैं तो हमें पता है कि हमारा पैसा ज़्यादा मूल नहीं करेगा, इसलिए इन्वेस्टर्स को टैक्स भी काफ़ी कम देना पड़ता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन बताते हैं कि पिछले 25 सालों में एक इक्विटी फंड का एक एवरेज रिटर्न 10% रहा है, जबकि अमेरिका के इंडेक्स S&P 500 का रिटर्न 12.3% रहा है। अब ये जो म्यूचुअल फंड है जिन्हें बड़ी एक्टिवली मैनेज किया जाता है, इसमें बार बार शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को एवरेज में 1.5% टैक्स देना पड़ता है। इस वजह से फंड का रिटर्न 1.58% रहता है। अगर हम S&P 500 की बात करें तो उसमें टैक्स 0.6% के करीब है। ये रेट इसलिए कम है क्योंकि इस इंडेक्स में शेयर बहुत ज़्यादा खरीदे या बेचे नहीं जाते, इसलिए इनका रिटर्न 12.30.617% के करीब आता है। इसका मतलब अगर कोई 1 लाख रुपए 25 सालों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे अंत में 6,17,000 ही मिलेंगे, लेकिन इंडेक्स फंड में 14,90,000 मिलेंगे, यानी म्यूचुअल फंड वालों को करीब 8,37,000 रुपये कम मिलेंगे। चैप्टर 4, सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म विनर्स। तो अब मुद्दे पर आते हैं कि हमें किस फंड में पैसा लगाना चाहिए। एक कहावत है कि डोंट लुक फॉर द नीडल बाय द हैशटैग। जॉन कहते हैं कि घास के ढेर में सुई मत ढूंढो बल्कि पूरा घास ही खरीद लो। अब इसे स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो अगर हम सिर्फ उन कंपनियों को ढूंढने में लगे रहेंगे जो इंडेक्स फंड को बीट कर सकती है और उससे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है तो ये तो एक लूजर की गेम हुई। इसके बजाय ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पहले से ही टॉप पर है। इन शॉर्ट, अपने देश का इंडेक्स फंड ही खरीद लो। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए जॉन ने पिछले 36 साल का म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल दिया है। पिछले 36 साल में 355 नए म्यूचुअल फंड आए थे, लेकिन उनमें से 223 म्यूचुअल फंड बंद हो गए, यानी 2-3 RD से भी ज़्यादा आउटबॉक्स बिजनेस हो चुके थे। इतना ही नहीं, जो बचे थे उनमें से 60 ने इंडेक्स फंड के मुकाबले काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया, 48 ने इंडेक्स फंड के आसपास परफॉर्म किया और सिर्फ 24 ने अपने इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड से ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर दिया।
असल में इन 24 में से भी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने शुरू में ही अच्छा परफॉर्म किया था, जब इनका फंड साइज छोटा था। और जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, फैट वैल्यू इज़ द एनिमी ऑफ सुपीरियर रिटर्न, यानी कि जिनकी जेब में ज़्यादा पैसा होता है और बिना सोचे समझे लापरवाही से कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, इसलिए उनके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। इस तरह अंत में सिर्फ 3 ऐसे म्यूचुअल फंड थे जो बंद नहीं हुए और इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट कर पाए। यानी 1% म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड को मात नहीं दे सके। डॉट अप। इससे पहले कि कोई सोचे चलो यार इन्हीं 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो रुक जाइए क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई। असल में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को भी पता नहीं होता कि 355 म्यूचुअल फंड्स में से कौन अच्छा परफॉर्म करेंगे और आने वाले सालों में कौन अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि अगर सिर्फ 1% म्यूचुअल फंड ही इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं, तो क्यों ना पैसा इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट किया जाए। बात घूम कर वही आ गई कि घास के ढेर में सुई मत ढूंढो, बल्कि पूरा घास ही खरीद लो। इसे इस तरह सोचें कि अगर आप एक डाइस भी रोल करते हैं तो किसी भी नंबर आने का चांस 1/6 होता है, यानी 16.66%, और यहाँ इंडेक्स फंड को बीट करने का चांस तो 1% से भी कम है। तो अब हम जानते हैं कि अगर आप किसी एक्सपर्ट या मैनेजर से इन्वेस्टमेंट की टिप लेते हैं, तो आपको उन्हें फीस भी देनी होगी और वो आपसे जितना पैसा लेंगे आपका रिटर्न उतना ही कम होता रहेगा। किसी भी म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि हमारे पैसों को मैनेज करने के लिए और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमसे जो कॉस्ट ली जाती है। म्यूचुअल फंड में मैनेजर ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, इसलिए ये 1 से 2% तक चला जाता है, लेकिन यही कॉस्ट इंडेक्स फंड में सिर्फ 0.1% के आसपास होता है। इन्वेस्टमेंट पर लिखी गई सबसे पॉपुलर बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस के ऑथर बेंजामिन ग्राम के इंडेक्स फंड के बारे में क्या विचार है। वैसे तो बेंजामिन इंडेक्स फंड मार्केट में 1949 तक आए ही नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक बात कही थी जो इनडायरेक्टली इंडेक्स फंड के पक्ष में ही थी। उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के पास ना तो इतना वक्त होता है और ना ही इतनी दिलचस्पी और लगन होती है कि वो हर वक्त बिजनेस के बारे में ही पढ़ते रहें। इसीलिए उन्हें अपने पैसे डिफेंसिव पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए और उससे जितना भी रिटर्न मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जब आप अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी में ना लगाकर अलग अलग कंपनी में लगाते हैं, तो उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। अक्सर लॉस का रिस्क कम करने के लिए कुछ ऐसे शेयर में पैसा लगाया जाता है जो ज़्यादा रिटर्न तो नहीं देते, लेकिन उनमें पैसा डूबने का खतरा काफ़ी कम होता है। ऐसे पोर्टफोलियो को डिफेंसिव पोर्टफोलियो कहा जाता है, जिसमें पैसा ज़्यादा रिस्की और कम रिस्की दोनों शेयर में लगाए जाते हैं। बेंजामिन ने ये भी कहा था कि वॉल स्ट्रीट का मकसद बिजनेस करना है और इन्वेस्टर से जो कमीशन मिलता है, मार्केट उसी बेसिस पर चलता है, जिसका मतलब है कि इस मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता। शॉर्ट में इसका ये मतलब है कि बार बार स्टॉक खरीद और बेचकर ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता, बल्कि सबसे बेस्ट स्टॉक में लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करके ही अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। कंक्लूजन। तो इस समरी में सबसे पहले हमने ये जाना कि फंड मैनेजर वो होता है जो हमारे पैसे अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। फिर हमने समझा कि म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं और फंड मैनेजर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उसे इन्वेस्ट कर देता है। यहाँ फंड मैनेजर को एक्टिव होकर इसे मैनेज करना पड़ता है। फिर हमने समझा कि इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड जैसा ही है, लेकिन यहाँ पहले से कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं जिसके हिसाब से पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, इसलिए फंड मैनेजर को इसे ज़्यादा एक्टिव होकर मैनेज नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है।
हमने ये भी देखा कि कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर ये गारंटी नहीं दे सकता कि कौन सा म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट कर पाएगा, और पिछले 35 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से 1% से भी कम म्यूचुअल फंड्स ने हिसाब इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट किया था। जिसका मतलब है कि अगर हम अपने देश के इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं तो वो कई गुना बेहतर होगा। हमने इस टॉपिक पर बेंजामिन ग्राम के नज़रिए को भी समझा। इस इन्वेस्टमेंट मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि ये तभी ग्रो करेगा जब मैनेजर्स को कमीशन मिलेगा, और ज़्यादा कमीशन तब मिलेगा जब शेयर्स बार बार खरीदे और बेचे जाएंगे, जिसका सीधा साधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न कम मिलेगा। तो अब जब आप इस फ़र्क के लॉजिक को समझ गए हैं तो सोच समझकर अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट करें।